अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। मशरिक़ वस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर है। अमेरिका के ईरान और तेहरान के अमरीकी मफादात पर हमलों ने सूरत हाल मज़ीद कशीदा कर दी है। गुज़श्ता रात अगरचे दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले नहीं किए, इसके बावजूद कशीदगी कम नहीं हुई है। ऐसे में पाकिस्तान और कतर एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में अमन की उम्मीद बनकर सामने आए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और अमरीकी हमलों को मुआहदे की उन्होंने खिलाफ वर्जी करार दिया है। जब खित्ता जंग, मिसाइलों और धमाकों की गूंज से लर्ज रहा है, ऐसे में पाकिस्तान और कतर खामोश सफारतकारी के जरिए अमेरिका और ईरान को एक ही मेज़ पर लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ये वाज़ेह है कि ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों के मुस्तकबिल का सवाल है, बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का सवाल। अगर मौशू तौर पर बात की जाए, कोशिशें कामयाब हुई तो शायद बारूद की जगह अमन की खुशबू ले ले, इसकी बू की जगह, और माओ की दुआएं रंग ले आएँ और वो बच्चे जो जंग के खौफ में पल रहे हैं एक महफूज कल का ख्वाब देख सकें। पाकिस्तान का हमेशा से वतीरा रहा है कि बातचीत को ही तनाज़े का बेहतरीन हल करार देता है, जबकि कतर ने भी गुज़श्ता बरसों में कई आलमी तनाज़ात में कामयाब सालिस का किरदार अदा किया है। अब अमेरिका ईरान पर हमले भी कर रहा है और साथ ही साथ ये भी दावा करता है कि ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। 2 दिन से मुसलसल हमले किए अमरीकी अफवाज ने ईरान पर, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, यानी बहरीन और कुवैत में इन्होंने हमले किए हैं। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स की अगर बात करें, बड़ी सख्त उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। ईरानियों से डील नहीं करना चाहता, उन्होंने पागल तक करार दिया। उन्होंने कहा कि जंगबंदी ख़त्म हो गई है, MOU ख़त्म हो गया है। अगर उनके पास जौहरी हथियार होते यानी ईरानियों के पास, तो वो उसे इस्तेमाल कर लेते, ज़रा भी इसमें तातुल का मुजाहरा न करते। अगर ईरान की बात की जाए तो सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत का उन्होंने बदला लेने का ऐलान कर दिया। सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, जितनी कन्फ्यूजन अभी तक है उसमें आगे जाकर हालात क्या पैदा होंगे, इस पर बात करते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा वक्त देने के लिए। मैम, ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चल सकती हैं कि एक तरफ अमेरिका हमले कर रहा है, ईरान बदला लेने की बात करता है, और दूसरी तरफ ईरान ये भी दावा करता है कि हम बदला लेंगे, और अमेरिका कहता है कि नहीं जी, जो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात है, बातचीत है, वो चल रही है। क्या आप समझते हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? बिल्कुल साथ नहीं चल सकती हैं। आपने जैसे अपने इंट्रो में भी इसकी तरफ इशारा कर दिया कि ये दोनों चीज़ें साथ चल ही नहीं सकती हैं। ये अमेरिका जो है वो हमले भी करता रहे, ईरान जो है वो एस्केलेशन की लैडर पे जो है वो पैर भी रखे और पीछे ना हटे, और लोग जो हैं वहाँ पे सड़कों पे इंतकाम जो हैं वो इंचांट कर रहे हों, और हम कहें कि जी उसी MOU के 14 नुकात जो कि सारे के सारे ईरान की तरफ टिल्ट करते हैं, वो अमेरिका उस पर दोबारा जो है वो राजी भी हो जाएगा और बैठ भी जाएगा। तो अमेरिका, हमें पता होना चाहिए कि वो एक स्ट्रेटेजिक पॉज था। इस पे हम बात भी बारहा कर चुके हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि इस स्ट्रेटेजिक पॉज के इतनी जल्दी खत्म होने की हमें उम्मीद नहीं थी। हमारा ख्याल था ये कुछ अर्सा चलेगा, क्योंकि मिड टर्म तक तो एटलीस्ट चलेगा। क्योंकि जब ट्रंप को आके उनके इक्तिसादी माहिरीन ने बताया कि आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको डिप कर रहे हैं, आपने उनके अंदर हाथ डालना शुरू कर दिया हुआ मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, तो वो सिर्फ 14-15 दिन की कहानी है। उसके बाद तो फिर चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, और फिर जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो जहाँ जाएंगे वो हमसे संभाले नहीं जाएंगे। तो उजलत में जो है पाकिस्तान ने से उन्होंने कहा कि हमें कोई ऑफ रैंप चाहिए, और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ईरान का एक पैगाम मौजूद था, उन्होंने उस पर साइन किए। और लेकिन किसी को भी मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं था कि ये किसी डील तक भी पहुंचेगा। काफी दिन तो लोग ये भी कहते रहे कि ये कोई डील है, मफाहमती यादाश्त को। अब 11 की बात हो रही है इस्लामाबाद में, फिर सुनने में आ रहा है शायद 14 को जो है दोनों फरीकैन इकट्ठे होंगे। लेकिन पॉइंट फिर वही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर इकट्ठे होंगे तो किस बात के लिए होंगे, क्या बात करेंगे वहाँ बैठकर? क्योंकि MOU का पहला पॉइंट तो है कि हिजबुल्लाह जो है लेबनान के अंदर इनखला होगा इजराइल का। लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप ने एक डील भी ब्रोकर करा दी है सेंट्रल लेबनीज गवर्नमेंट के साथ और इजराइल के साथ, जिसकी ये शर्त है कि इजराइली निकलेंगे सूरत में कि हिजबुल्लाह जो है वो डिसार्म हो जाए। सेंटकॉम के कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, 16-17 ममालिक बुलाकर अमेरिका करवा रहा है कि जी गल्फ के कंट्रीज इकट्ठे मिल जाएं तो हम स्टेट ऑफ होर्मुज़ जबरदस्ती खुलवाते हैं। ओमान को बिठाकर जो है वो इसको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो अब ये दोनों तरफ से है। देखिए, हमारी सारी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं, उन्होंने एब्जॉर्ब किया जुल्म और जबर को, इसमें वो विक्टिम भी हैं, उनका रिजॉल्व भी है। लेकिन इसके बावजूद हमारी उम्मीदें भी फिर उनकी उन्हीं से हैं, वही अडल्ट इन द रूम है। ट्रंप से तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ट्रंप की जो आप कह रहे हैं वो तो वही है, ट्रूथ सोशल पे सुबह वो कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ कह रहे हैं। उनका एक पैटर्न है इस वॉर का जो इन्होंने ईरान पे मुसल्लत की है, वो एक अटैक करते हैं,
ईरान जो है वो एस्केलेशन लैडर में। अच्छा, जो आपने डोनाल्ड ट्रंप की मैम बात की है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते हैं, जाहिर है वो अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने आवाम के डिस्पोजल के लिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, तो इसी तरह जो ईरान की क़यादत है, या अगर मैं पासदारान इनकलाब की खास तौर पर बात कर लेता हूँ, सरबराह हैं पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी, वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेंगे। यहाँ से भी ईरान की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, उनकी क़यादत कुछ कह रही होती है, सियासी क़यादत, और जो पासदारान इनकलाब है उनकी तरफ से कोई और स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं। यहाँ भी पब्लिक सेंटिमेंट्स के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। पब्लिक सेंटिमेंट तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड हैं। जिन लोगों ने जो आखिरी रसूमात जो हैं उनको कवर किया है, जो मीडिया वहाँ पे मौजूद है, उनका ये कहना है कि लोग जो हैं रैलियों में फारसी और उर्दू में एक ही लफ्ज़ है, इंतकाम इंतकाम जो है वो बाकायदा पुकार रहे हैं और मैसेज में कह रहे हैं। तो लोग तो इस चार्ज हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि लोगों के चार्ज होने को आप थोड़ा सा सिमर डाउन भी कर सकते हैं, मगर वहाँ पे हार्ड लाइनर ऐसे मौजूद हैं। और दूसरा जो एक बहुत रिस्की काम ईरान में हुआ है, जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था, वो था उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को डिसेंट्रलाइज कर देना। तो जो उनके जो स्टेशन कमांडर्स हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किसी भी यस और नो का इंतज़ार करें। वो अपनी सवाबदीद और अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करते हुए डिसीजन ले सकते हैं, और उसमें हल्की सी भी गलती जो है इस खित्ते को किसी भयानक जो है वो उस पर मोड़ पे ला के खड़ा कर देगी। और साथ में ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि बेशक MOU के अंदर मौजूद है कि, और ट्रंप ने उस पर साइन भी किए हैं, और हम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं कि ईरान जो है 60 दिन तक इंतज़ामी अमूर जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के संभालेगा और उसकी डी माइनिंग करेगा, और फिर उसके बाद भी इंतज़ामी अमूर कैसे चलने हैं ये ईरान ही डिसाइड करेगा। ये बिल्कुल लिखा होगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ईरान और ओमान दोनों जो हैं उनका बराबर का हक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। और तो 20 किलोमीटर का अगर देखा जाए तो 40-42 किलोमीटर टोटल वो जगह बनती है। तो 20 किलोमीटर टेरिटोरियल वाटर है, 20 नॉटिकल माइल बफर जोन है, तो वो ओमान का भी उतना ही है, वो ईरान का भी उतना ही है। दोनों ने डिसाइड भी कर लिया है कि हम इसको मिलकर ऑपरेशनलाइज करते हैं, और रीजन में इसको किसी पे प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मसला ये है कि ईरान की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, ईरान उसको खत्म करने का नाम नहीं ले रहा। आप उनके बड़े बड़े एनालिस्ट से आपकी कता कलामी होगी, आपने आइसोलेशन की बात की है, उसको कम करने का नाम नहीं ले रहा, उसको बढ़ा नहीं रहा आपके ख्याल में? जिस तरह आपने अभी ओमान का भी जिक्र किया कि आधा हिस्सा जो है हॉर्मुज़ का वो ईरान ओमान की जानिब है, और जो शिप्स जा रही थी जिन पर हमला किया, अटैक किया पासदारान इनकलाब ने, जिसके बाद अमेरिका ने उसको जवाब बनाकर ईरान पर अटैक किया है, वो उस तरफ से जा रही थी। तो ईरान ने अपने लिए ऑप्शंस महदूद नहीं कर दी इस तरह से, और जो हिमायत पूरी दुनिया की कह लीजिए, या चलें इस खित्ते के ममालिक की कह लीजिए, उन्हें महदूद नहीं कर देगा इस तरह से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एस्केलेशन ट्रैप में बहुत बुरी तरह से फंस गया है ईरान। ईरान ने जो इंटरनेशनल फेवर हासिल की थी, और फिर किसी को भी इस पे, गल्फ के कंट्रीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि 70-30 की बात हो रही थी। 70 विल बी डिवाइडेड बिटवीन ओमान एंड ईरान, और 30 जो है वो वापस जा रहा था गल्फ को, क्योंकि उनका कार्गो सबसे ज्यादा है। चाइना जो है वो चाहता ये है कि ये स्टेट जो है अब कभी खाली ना रहे, ये ईरान उसको कंट्रोल करता रहे, चाइना उसकी बैकिंग करता रहे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो घुटनों घुटनों इस मसले के अंदर खुद शामिल हैं। लेकिन अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में आपने देखा होगा उनके कोई एक आध ऐसे एनालिस्ट भी हैं जो कि बाहर तक उनकी रसाई भी है, वो वहाँ भी बैठकर मुल्कों के नाम भी ढंग से नहीं लेते। तुर्की का नाम कभी आप उन्हें लेते हुए देखें, गल्फ के कंट्रीज का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि गल्फ के कंट्रीज की आपसे कभी मोहब्बत नहीं रही, और आपकी कभी उनसे मोहब्बत नहीं रही। तो माजी के जख्म कुरेदने से वो कैंसर ही बनेंगे, उनको आप हील होने दें। आज़रबाईजान से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जंग जो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कवर की, आप तो दोनों हाथों से आर्मेनिया का साथ दे रहे थे, तो आज़रबाईजान को भी तो रिजर्वेशन इस चीज़ पे हो सकती है। तुर्की जो है, आप तैयब अर्दोगान का जब भी नाम लेते हैं तो तस्दीक से लेते हैं, और एक नहीं, ये बाई पार्टीसन है। उनके मीडिया पे भी ऐसा चल रहा होता है, फारसी मीडिया को फॉलो करे। फिर जनाजे पे आपने कुरान की आयत जो चुनी, उनमें सऊदी अरेबिया के लिए आप इबरत का सबक बता रहे हैं, हक और बातिल की आप आल इमरान की आयत 13 का तर्जुमा आप मुझे तर्जुमे के साथ जुबानी याद नहीं है, उसका एसेंस मैं बता सकती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं थी, वो वहाँ पे अफसोस करने के लिए आए हैं, वो पाकिस्तान जो है उसके अंदर शामिल है। हमें इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया है। तुर्की को जो है वो मुनाफिकीन के बारे में कुछ कहा है, आप जनाजे को भी पोलिटिसाइज कर रहे हैं। आप वहाँ पे मिलियंस में लोग इकट्ठे करने में कामयाब हो गए हैं, सब आपके साथ हैं। इवन वेस्टर्न जो है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो आपके साथ है कि आपके ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई है, और आप सिर्फ ये कि आप फिलहाल सिर्फ पेशेंस से, और वो भी स्ट्रेटेजिक पेशेंस से काम नहीं ले सकते। आपका ख्याल है कि अगर हमने हर हमले का जवाब नहीं दिया तो हमारे साथ भी रशिया की तरह होगा कि हमारी रेड लाइन क्लियर नहीं होगी।
आपकी रेड लाइंस क्लियर हैं, आपको बार बार अपनी रेड लाइंस क्लियर करवाने की जरूरत नहीं है। वो जितना भी जो वेसल्स थे वो सारे के सारे ओमान की तरफ से स्नीक आउट कर रहे थे, तो आप उस पे कोई मीम बना सकते थे, आप कह सकते थे चोरी छुपे गुजर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपका अपना तेल भी तो गुजर रहा था, आप भी तो जी हाँ, वो 6 करोड़ 30 लाख बैरल जो है खाम तेल इनका, वो अब फंसा हुआ है समुद्र में, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं मैम। जी, तो वो उस पे सैंक्शंस हटी इस एमओयू के नतीजे में। इन्होंने धड़ाधड़ इनके जो बैकलॉग था इन्होंने तेल मार्केट में फेंका। $1.5 अरब की बात हो रही है जी, पर डे ईरान कमा रहा था, दोबारा से उसके ऊपर ब्लॉकेड लग गया है। मैं ये नहीं कह रही कि हम ईरान की बात या उनका पर्सपेक्टिव समझ नहीं रहे, या हम एकदम अचानक से ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी ईरान जो है वो गलती पे, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि आपका मुकाबला जो है वो ज़हनी मरीजों के साथ है, जेनोसाइडल सोशियोपैथिक मैनिएक के साथ है। ये पूरे के पूरे इकट्ठे होकर अगर आपके इर्द गिर्द, तो आपको पाकिस्तान की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आपको याद होगा हमारा कितना मजाक बना सोशल मीडिया पे, ये जी ट्रंप को नोबेल इनाम देने आते। मैं तो तब भी मैंने कहा आपको नहीं पता कि कितनी ब्रूटल और पैथेटिक जो है ये पॉलिटिक्स होती है। बोर्ड ऑफ पीस में हम गए तो तब था जी क्या इससे को गजा फ्री हो जाना है। हम टेरिटरीज पे नहीं रहना चाहते और आज हम उसी के डिविडेंड जो है वो कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है? वक्त ने साबित किया कि वो बेहतरीन सिफारतकारी थी उस मौके पर। मैं अब आऊँगा इस तरफ, जो आपने शुरू में भी जिस तरफ इशारा किया, 11 तारीख को ये तय था कि पाकिस्तान के अंदर जो अगला मरहला है वो होना है इस मुज़ाकराती अमल का, भी 14 तारीख भी सामने आ रही है। आप समझती हैं कि जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, क्योंकि वो होता ये है कि कोई शरारती बच्चे लड़ रहे हो आपस में, कोई समझदार इंसान आए उनको समझा बुझा कर बिठा दे, उसके बाद जब वो खुद सुकून से बैठे तो दोबारा वो लड़ पड़ते हैं। तो पाकिस्तान की मिसाल कुछ इस तरह से ही है, पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत करवाता है, अभी पाकिस्तान सुकून का सांस लेने लगता ही है, अपने मसाइल से निपटने लगता है, तो ये फिर लड़ पड़ते हैं। तो अगला मरहला पाकिस्तान में आप क्या देख रही हैं, कब तक मुमकिन हो सकता है, कब तक एक्सपेक्टेड है? अब 11 के बाद 14 की बात मार्केट में है, लेकिन उसके लिए ईरान को अपनी जो इंपीरियल ह्यूब्रिस है, जो कि बॉर्डर लाइन तकब्बुर भी आप उसे कह सकते हैं, उससे थोड़ा सा पीछे जाकर बहुत रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे ज़मीनी हकायक को देखते हुए ये समझना होगा कि आज भी गल्फ के कंट्रीज उनसे बहुत खाइफ हैं और कोई हंकी डोरी या हनीमून पीरियड के मूड में वो नहीं है। अगर वो फंक्शनल रिलेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप ईरान जो है वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के तौर पे यहाँ पेश किया गया इस रीजन के अंदर, और फिर उसके काउंटर के लिए गल्फ कंट्रीज ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके अपना एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करवाया। वो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट जो है, वो बेसिस जो है, वो रातों रात वहां से गायब नहीं हो सकती। हो सकता है उनके अगले 30 साल का उनके एग्रीमेंट हो, वो एग्रीमेंट्स हैं, वो आर्बिट्रेरी कोर्ट्स में जा सकती हैं दोनों पार्टीज, आपको जगह दी हुई है। वो कैसे बाज ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल ना करें, हमारी बेसिस ना करें, बाज में वो नहीं कह पा रहे होंगे या बाज में वो डिसाइसिव ही नहीं होंगे ईरान की हालात देखते हुए, या आप उन्हें भरी महफिलों में मुनाफिकीन और इबरत जो है वो दुनिया में दिखाते फिर रहे हैं, तो वो एकदम से वो बेसिस रोल आउट कैसे कर देंगे जी आप यहाँ से जाएं। तो आप इधर से अमेरिका आप पे हमला करते हैं, या तो आप बनाए ना एंटी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और डायरेक्ट करें अमेरिका पे अटैक। आप अमेरिका आप पे हम अटैक करता है, आप और वो आपसे अब तरले मिनटें करने पे आए हुए। कभी था वो आपको आंखें दिखाते थे, आपसे मेरी मुराद है ईरान को, अब तो वो मिनटें करने पे आए हुए हैं कि जी हमारे शीशे के महल तो सारे के सारे फसाड पे सलूयन पे खड़े हुए थे कि हम सेफ हैं, हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट दिन रात दुगनी चुगनी हो जाती है, आप आइए एंजॉय करिए। आपने तो हमारे छीछड़े उड़ा के रखी हैं ना। अब यहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा जब दुनिया को ये पता चल गया है कि एक मिसाइल जो है हमारा डिसैलिनेशन प्लांट अगर खत्म करे तो हम प्यासे मर सकते हैं, हम कोई सब्जी कोई फल नहीं उगा सकते, हमारा रास्ता आप बंद करेंगे तो हमारे खाने की सप्लाई बंद हो जाएगी, तेल तो दूर की बात है। आप चाहें तो एक मिसाइल से आप हमारे ऑयल के जो है वो पंपिंग बंद करा सकते हैं। तो हम तो बहुत फ्रेजाइल हैं। ये वल्नरेबिलिटी जो दुनिया के सामने गल्फ कंट्रीज की आ गई है, इसको मिटिगेट आपको लगता है कि ये इस सदी में हो पाएगी? क्योंकि बिजनेस माइंडेड लोग जो होते हैं उनका दिमाग जो है वो चीज से नहीं चल रहा होता कि जी ओहो हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, दुबई हमारे साथ बहुत अच्छा था, तो एमिरेट्स हमारे साथ, तो बहरीन हमारे साथ। उनको ये है कि पैसा निकालो यहाँ से, बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ से निकले हैं और कोई और सेफ हेवन ढूंढे। तो अब वो मिन्नतें कर रहे हैं ईरान से कि थोड़ा सा हौसले से काम लो, हम सब आपके साथ हैं, बायलैटरली भी मिल रहे हैं। आपने देखा कि सारे के सारे मौजूद थे आयतुल्लाह खामनाई के जो है वो रसूमात पर, मगर ईरान हक पर होते हुए भी अब खामखा ना हक इसलिए लगने लग गया है कि हमें और कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा जिसको हम खटखटाएं।
हम अब किससे बात करें? पाकिस्तान इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में फंस गया। अपना जो हमारा एक जिंदगी भर का कमाया हुआ डिप्लोमेटिक हमारा जो सरमाया है वो हम ईरान पे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस रीजन के ब्रॉडर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं चाइना के साथ मिलकर। अब चाइना की तो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो तो बैकडोर पे हेल्प करता रहेगा, सामने तो उसने आना नहीं है। अब अगर उसमें सामने नहीं आना तो फोररनर पे उसने हमें रखा हुआ है। हम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बना रहे हैं पूरे रीजन का, और ईरान उसके अंदर एक लिंचपिन है और वो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है। और वो सॉल्व होगी कैसे कि उसके लिए इनको सिर्फ तहम्मुल का सामना करना पड़ेगा और रीजन में नफरतों को कम करना होगा, तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा ईरान को। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया अनवर चीली, तफसील से आपने इस सारी सूरत हाल पर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त चल रही है उस पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये तो आपने मामला जान लिया इसके बारे में, लेकिन एक और मामला है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज दी है। ये कर्ज किस मद में दिया जा रहा है, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। पाकिस्तान में बिजली की किल्लत से ज़्यादा मसला इसकी तरसील का रहा है, और बरसों से कहा जाता रहा कि मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन कमज़ोर और पुराना ट्रांसमिशन सिस्टम इस बिजली को सार्फिन तक मौसर अंदाज में पहुँचाने से कासिर रहता है। और यही वजह है कि कई मौक़े पर एक तरफ बिजली दस्तियाब होती है, दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग, वोल्टेज के मसाइल और बार बार ब्रेकडाउन देखने में आते हैं। माहिरीन के मुताबिक जब तक कौमी ग्रिड और तरसीली निज़ाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड नहीं किया जाता, सिर्फ बिजली की पैदावार बढ़ाना आवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं दे सकता। ऐसे में वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक पाकिस्तान की मदद को पहुंचा और 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है। माली मुआवनत बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी और रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। आलमी बैंक के मुताबिक विंड पावर की मज़ीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा और जदीद ट्रांसमिशन निज़ाम से बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी। मंसूबा घरेलू, सनती, तिजारती सार्फिन को बेहतर बिजली फराहमी में मुआविन होगा। ये सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है, इस पर किस हद तक अमल दरामद और क्या वाकई इस मदद से, इस पैसे से जो बिजली की किल्लत का मसला है, इसकी तरसील का मसला है, वो हल हो सकेगा। बात कर लेते हैं। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया मलिक साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वर्ल्ड बैंक तो सामने आ गया है, पैसों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन एक बहुत पुराना मसला है, देरीना मसला है बिजली की तरसील का, ट्रांसमिशन लाइंस का, और बिजली हमारी जितनी बनती है उससे ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। तो आप समझती हैं कि इससे ये देरीना मसला हल हो सकेगा? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा जो है ट्रांसमिशन का जो है बहुत शदीद मसला था, क्योंकि एक जनरेशन तो हमारे पास है और अभी विंड पावर प्लांट का भी आपने जिक्र किया कि वो बहुत सालों से ये भी वर्ल्ड बैंक के ही लोन से यानी उसमें वर्ल्ड बैंक की जो है वो फाइनेंसिंग शामिल थी जिसके पैसे लगाए गए थे, लेकिन अब तक हम जो है वो फायदा नहीं उठा सके थे। अच्छा, ट्रांसमिशन का मसला है और आपकी बात जिससे मैं एग्री कर रही हूँ कि हाँ बिल्कुल इससे जो है अगर तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते हैं, सही वक्त पे इनका किया जाता है का, तो ट्रांसमिशन होगी। तो इससे जो हमारे ये जिसमें लोड शेडिंग वगैरह इसमें भी बहुत ज़्यादा हुई, बिजली होने के बावजूद हम उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, तो ये मसला जरूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी की है कि ये आपको भी पता है कि लोन है और लोन जो है वो एक तरह से वो आबादी हुकूमत है, वो हम लोगों ने करनी है। यानी तो उसका जो जरूरत है कि अगर अब हम लोन ले ही रहे हैं तो उसका जो है सही इस्तेमाल किया जाए और वक्त पे ये वाले जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ताकि जितना जरूरी होती इसका फायदा मिल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से इलाके हैं, मैं ख़ास तौर पर अगर देहात की बात करूँ, कस्बों की, छोटे कस्बों की बात करूँ, तो वहाँ पर बिजली चोरी जो है वो एक जुर्म से ज़्यादा वहाँ पर एक काबिल फ़ख्र कारनामा समझा जाता है, और वहाँ के पूरे जो इलाके हैं वो बिजली चोरी कर रहे होते हैं और उसकी कीमत मुझ और आप जैसे सार्फिन को भरना पड़ती है जब हम उनकी चुराई हुई बिजली की कीमत वापडा को अदा कर रहे होते हैं। तो निज़ाम बेहतर करने के साथ साथ जो इन छोटे इलाकों में बिजली चोरी को रोकना, इसके लिए हुकूमत को फ़ौरी तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, इस वक्त जो है सारा मसला जो है ना कि ओवरऑल गवर्नेंस का मसला है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की जो गवर्नेंस है उसका मसला है। लेकिन अभी तक सर बहुत से इलाकों में, कुछ इलाकों में क्योंकि उन्होंने जो है मैनेजमेंट वगैरह थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है और गवर्नमेंट की जो है वो
निगरानी में थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश की गई है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम अभी भी जो है बहुत ज्यादा खराब है। उसको बेहतर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है, हमारे पास PMI की सूरत में एडवांस न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट है और वो है, इसके अलावा और बहुत सी जो टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको पता है कि बहुत अर्से से ये मसले और इतना आसानी से वो हल होते नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी हम अडॉप्ट करेंगे, स्मार्ट मीटर्स की तरफ जाएंगे, वो वाली टेक्नोलॉजी लगाएंगे, तो उससे ये वाले चोरी जहाँ जाके काफी हद तक कमी आता है। मैम, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म मंसूबा नहीं है, और जैसे कि हमारे यहाँ जब भी गवर्नमेंट को तब्दील होती है तो पुरानी हुकूमतों के जो मंसूबे हैं उन्हें या तो वाइंड अप कर दिया जाता है या उसमें कोई ना कोई रखना डल जाता है। बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है ये? मीटिंग वाला की बात कर रहे हो या ट्रांसलेशन वाले की बात? दोनों चीज़ों की बात कर लेते हैं। दोनों देखिए, अगर इसमें ट्रांसलेशन वाला है ये तो लॉन्ग टर्म है, ये इतनी जल्दी जो है मुकम्मल होने वाला नहीं है। उसमें जो है इसके चांसेस ज्यादा है कि अगर लीकेजेस हो गए, अगर हम पूरी वक्त ना मुकम्मल कर सके तो शायद हमें उस तरह से फायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर लोगों के इसके पायलट प्रोजेक्ट हो चुके हैं तो हमारे पास जो है ना वो प्रोग्राम मौजूद है, इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट के लिए ये होनी चाहिए। और हमारे पास अब स्मार्ट मीटर्स की जो है यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई है, चाइनीज भी आ रहे हैं और ओवरऑल हम जो है वो देखे हैं तो हमारे जो है वहाँ पे सिस्टम भी लगे हैं। तो अगर चाहें तो हम उसको बहुत जल्दी भी जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो इतना बड़ा लंबा प्रोजेक्ट नहीं होगा, सिर्फ दिन चाहिए इसके लिए और इसके लिए आपको एक प्लान तैयार करना और उसके तहत अमल दरामद कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला ने इसे ऐसी नेमतों से नवाजा हुआ है कि हमारे यहाँ हर तरह के मौसम भी हैं, पानी भी बकसरत मौजूद है, लेकिन नुकसान ये होता है हमारे अपनी जो हमारी कारस्तानियाँ हैं कि हम उस पानी को ज़ाया कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो सोर्सेज हैं पानी से बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन डैम्स उस तरह से नहीं बन रहे। छोटे छोटे डैम्स बनाकर हम इस तरह ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर बात की जाए सिंध के अंदरूनी इलाकों की, वहाँ पर हवा बहुत तेज़ होती है तो वहाँ पर विंड पावर जो है उसे लगाया जा सकता है। सोलर से बड़ी हद तक बिजली की जा सकती है। आपके ख्याल में कौन कौन से इस तरह के मीन्स हैं, कौन से ऐसे जराए हैं जिनसे बिजली की पैदावार में हम इजाफा कर सकते हैं और फौरी तौर पर हुकूमत को उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए जिस पे शायद उतना ज़्यादा खर्चा भी ना हो जितना बाकी जो जराए हैं उन पर करना पड़े? इस वक्त हमारे पास ना बिजली की कमी नहीं है। अच्छा, इसमें कमी जो है हमारे इश्यूज है ना वो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो हमें सबसे पहला फोकस ये करना चाहिए कि हम अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको इंक्रीज करें, उसमें बेहतरी लाए ताकि जो भी रिन्यूएबल के जो पावर प्लांट आ रहे हैं उसको मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके उसको इंटीग्रेट करें सिस्टम में। सबसे पहले तो हमें अपना जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसमिशन का, उसको इंक्रीज करें। इसके बाद फिर हमें माइक्रो ग्रिड की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जाहिर है कि ट्रांसमिशन का इंतजाम कुछ इलाकों में नहीं ले जाया जा सकता, वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट पड़ जाता है। इसके लिए हमें माइक्रो ग्रिड की तरफ जाना है। तो वो दूसरी तजवीज़ के लिए हमारी माइक्रो ग्रिड की होनी चाहिए। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि हमारे पास मौजूद बहुत सारे सोर्सेज हैं कि अगर जरूरत हो तो हमारे पास सोलर, सबसे पहले सोलर आपको पता है कि 53 गीगावाट ऑलरेडी वोट भी कर चुके हैं जिसमें काफी हद तक हम लगा भी चुके हैं। इसके अलावा जो पावर प्लांट अभी जो सिंध में मौजूद है वो उसको हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर वही सिंध के इलाकों में उनसे बिजली प्रोवाइड करना शुरू कर दी जाए तो काफी हद तक वहाँ के लोगों को नुकसान हो सकते हैं। इसी तरह हमें बड़े लगाना, बड़े डैम्स बनवाना, वो उसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल की जरूरत होती है और उसमें और बहुत सारे नुकसान होते हैं। छोटे डैम्स बनाते हैं हम फौरी तौर पे बिना भी जरूरत है उसको किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बेहतरी, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफिया मलिक साहिबा, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं बिजली की तरसील के हवाले से और क्या क्या इक़दाम होने चाहिए इस पर भी आपने बात की है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, एक और मामला जिस पर गुफ्तगू करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। क्या अहम फैसले किए गए हैं, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ताज़ा हालिया लहर ने मासूम शहरियों की जानें निगलना शुरू कर दी हैं, जिसके बायस मुल्क भर में तशवीश फैल गई है। गम और खौफ की फ़ज़ा भी कायम है। हर नए हमले के बाद वही सवाल शिद्दत से सामने आता है कि आखिर इस खून रेज़ी के पीछे कौन है?
क्या ये सिर्फ चंद दहशतगर्द अनासर की इनफरादी कार्रवाइयाँ हैं या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म मंसूबा, बैरूनी सरपरस्ती और वसीतर साजिश कार फरमा है? इन्हीं खदशात और बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत, सूबाई हुक्काम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बलूचिस्तान समेत मुल्क भर की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात, इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली और कौमी सलामती से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है और दुश्मन मुल्क मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को असलहा, माली वसाइल और दीगर सहूलियात फराहम कर रहा है ताकि पाकिस्तान में बदअमनी, इंतशार और अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि दहशतगर्द अनासर अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कार्रवाइयाँ करने की मनसूबाबंदी करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अफ़गान उबूरी हुकूमत अपनी सरज़मीन किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके और इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान ने हालिया अरसे में सिफारती महाज पर नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं जिन्हें दुश्मन ममालिक हज़म नहीं कर पा रहे और इसीलिए वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता गैर मुस्तहकम किया जा सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की नहीं बल्कि पूरी कौम की जंग है, ये भी कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। और उन्होंने ये भी कहा कि इस नासूर का मुत्तहद होकर मुकाबला हम कर रहे हैं। इस अज़्म का अदा भी किया कि आखिरी फसादी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी और रियासत दहशतगर्द अनासर, उनके सहूलतकार और सरपरस्तों के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद क्या कहना था, ज़रा सुनिए। ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं। एक बात तय है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। आपने सुना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कहते हैं। भारत और अफ़गानिस्तान का हाथ करार दिया है राना सनाउल्लाह ने इस दहशतगर्दी के पीछे। बहरहाल इस पर देखते हैं कि जो एपेक्स कमेटी में फ़ैसले हुए हैं उन पर कब तक अमल दरामद होता है। एक और बड़ा अहम मामला है, पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र करोड़ों बच्चे जो हैं वो मोबाइल यूज़र्स हैं। इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। क्या कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए? ये सवाल आज के दौर का एक अहम समाजी, तालीमी और नफ्सियाती मसला बन चुका है। चंद साल पहले तक इस पर सिर्फ माहिरीन सेहत, वालिदैन और टेक्नोलॉजी कंपनियों के दरमियान बहस होती थी, मगर अब यह मामला मुख्तलिफ ममालिक की कानून साज असम्बलियों तक पहुँच चुका है। तेज़ी से बदलती हुई डिजिटल दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया राब्ते, मालूमात, तफरीह का एक अहम ज़रिया बन चुका है, वहीं इसके मनफी असरात भी ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चों की जहनी, जिस्मानी और समाजी नशोनुमा के लिए एक संजीदा चैलेंज बन गए हैं। दुनिया के कई ममालिक ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त इक़दाम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदियाँ या सख्त ज़वाबित नाफिज किए जा चुके हैं, जबकि फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और दीगर ममालिक भी इस हवाले से कानून साजी पर गौर कर रहे हैं। इन इक़दाम का बुनियादी मकसद बच्चों को ऑनलाइन ख़तरात, साइबर बुलिंग, गैर अखलाकी मवाद, झूठी मालूमात और डिजिटल इस्तेहसाल से महफूज रखना है। अगरचे बाज़ ममालिक में ये पाबंदियाँ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में लाखों बल्कि करोड़ों बच्चे 16 साल से कम उम्र होने के बावजूद मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। वालिदैन की मसरूफियात, निगरानी का फ़ुक़दान, सस्ते स्मार्टफोन्स और आसान इंटरनेट रसाई ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम बना दिया है। नतीजतन कम उम्र बच्चे ऐसे मवाद तक भी पहुँच जाते हैं जो उनकी उम्र, ज़हनी बलूगत और अखलाकी तरबियत के मुताबिक नहीं होता। सोशल मीडिया के गैर महफूज इस्तेमाल से बच्चों की जहनी, समाजी और जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और मुसलसल स्क्रीन के सामने वक्त गुजारने से उनकी जिस्मानी सरगर्मियाँ कम होती जा रही हैं, जिसके नतीजे में आँखों की कमज़ोरी, मोटापा, गर्दन और कमर के दर्द जैसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह रात गए तक मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से नींद का निज़ाम मुतासर होता है, जो तालीमी कारकर्दगी और जहनी सलाहियतों पर बुरा असर डालता है।
ज़हनी सेहत के हवाले से भी सोशल मीडिया एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अमरीकी तहकीकाती इदारों के मुताबिक सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल से बच्चों और नौजवानों में बेचैनी, डिप्रेशन, एहसास महरूमी, खुद एतमादी में कमी और ख़राब नींद जैसे मसाइल में इजाफा हुआ है। दूसरे, बच्चों की ज़ाहिरी ज़िंदगी, कामयाबियों और आसाइशों को मुसलसल देखने से बाज़ बच्चे ख़ुद को कमतर महसूस करने लगते हैं, जिससे उनकी जज्बाती सेहत मुतासर होती है। इसके अलावा साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हिरासानी और नामुनासिब तबसरे भी बच्चों की शख्सियत पर गहरे मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। तालीमी मैदान में भी सोशल मीडिया के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के नुकसानात वाज़ेह हैं। मुसलसल नोटिफिकेशंस, वीडियोज़ और गेम्स की वजह से बच्चों की तवज्जो पढ़ाई से हट जाती है, जिसके बायस उनकी तालीमी सरगर्मी मुतासर होती है। वक्त का ज़िया, मुताले में अदम दिलचस्पी और तवज्जो की कमी ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना आज बहुत से तलबा कर रहे हैं। इसके बावजूद ये हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि सोशल मीडिया अगर मुनासिब निगरानी और ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई मुस्बत पहलू भी मौजूद हैं। तालीमी वीडियोज़, ऑनलाइन कोर्सेज़, मालूमाती सफ़हात, साइंसी और तख्लीकी मवाद बच्चों की इल्मी सलाहियतों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। असल मसला सोशल मीडिया का वजूद नहीं, बल्कि इसका गैर ज़िम्मेदाराना और गैर महफूज इस्तेमाल है। इस सूरत हाल में वालिदैन, असातिज़ा और हुकूमत तीनों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को महफूज डिजिटल माहौल फराहम करें, और वालिदैन पर तो ज़्यादा आयत होती है। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। दस्तक से ज़ीशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।